नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं विकास टेकरी बीए फाइनल ईयर से। अगर आप बीए फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत का इतिहास 1740 से 1857 के बीच कुछ पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम इतिहास फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर के प्रमुख ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये काफ़ी आसान होते हैं और ये काफ़ी कम समय में आपको 5 अंक दिला देते हैं। इसीलिए अगर आपकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं है और अगर आप वैकल्पिक प्रश्नों को मजबूत कर लेते हैं और उन इकाइयों को पढ़ लेते हैं जिनमें कम अध्याय हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी 5वीं इकाई में सिर्फ 2 अध्याय हैं। अगर आप ऐसी इकाइयों को तैयार कर लेते हैं तो आप काफ़ी कम समय में ज़्यादा अंक ले पाएंगे। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके फर्स्ट पेपर में जो 5वीं इकाई थी पर्यावरण, वो काफ़ी इजी थी और उसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए। इसी तरह उसके सेकंड पेपर स्टैटिक्स में जो 5वीं इकाई थी वह अनुसंधान और परिकल्पना पर ही आधारित थी, जिसमें बिल्कुल भी सवाल नहीं थे और बहुत आसान थी और उसमें से भी 4 और 5 नंबर में प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो थोड़े कॉमन सेंस और थोड़े तकनीकी रूप में करें। जो ज़्यादा ज़रूरी है केवल उसे ही पढ़ें, क्योंकि कम समय है। दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम थोड़ी लिखावट उतनी बेहतर नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जहां आपको मेरी लिखावट पसंद या समझ ना आए वहां पर आप सिर्फ बातों को गौर से सुने और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें तो आपके वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1739 में। नादिर शाह वही है जो 1739 में आया था और इस समय मोहम्मद शाह रंगीले नाम की शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे हुए थे और जिस कोहिनूर वाले मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था उसे ये अपने साथ ले गया था। इस तरह शाहजहाँ मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक हुआ और मोहम्मद शाह अंतिम शासक हुआ। नादिर शाह के साथ ही उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली आया था, जो बाद में 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं के साथ लड़ने के लिए फिर से आ गया था। दूसरा विकल्प देखें, अंतिम मुगल सम्राट जिसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था, उसका नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय जफर। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। मुख्य रूप से इनका नाम बहादुर शाह द्वितीय है, लेकिन जफ़र नाम से ये शायरी लिखा करते थे, इसलिए इनका उपनाम जफ़र हो गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में जब स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया था तो इन्होंने कई सारे कार्य किए और अपनी वृद्धावस्था में भी ये देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसलिए इन्हें अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित करके जेल में डाल दिया, जहां कुछ समय में ही गंभीर बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का ही सेनापति रहा था, वह दूसरी बार आया और इसने युद्ध किया। इस समय हुआ ये कि जो मराठा थे उन्होंने मुग़लों से संधि कर ली थी कि किसी भी अगर मुग़लों पर कोई समस्या आती है तो मराठा उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर मराठा का विचार ये था कि मुग़ल शक्ति ख़त्म होने को आ रही है, तो कहीं ना कहीं वे दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश में थे। तो इस तरह जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली की ओर बढ़ा, तो मराठाओं ने सोचा कि हम इसे हरा देंगे, जिससे हमारा प्रभाव और बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना हमारा संभव हो सकता है। तो ये आगे बढ़े, लेकिन इनकी कई सारी कमियों के कारण इन्हें पराजय मिली और अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि 70,000 से ज़्यादा मराठाओं की मृत्यु इसमें हो गई थी और ऐसा कोई मराठा परिवार ना रहा था जहाँ से किसी सैनिक की मृत्यु न हुई हो। इसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। बात करें पानीपत के पहले युद्ध की तो वह 1556 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था और इसके साथ ही बाबर ने विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और विक्रमादित्य हेमू के मध्य 1556 में हुआ था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, जबकि 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यभार है वह व्यापारियों के हाथ से छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस एक ब्रिटिश राजदूत था जिसे वहां के शासक जेम्स द्वितीय ने भेजा था। यह उनका राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था और इनका यह उद्देश्य था कि ये व्यापारिक कार्यों के लिए जहांगीर से अपनी बात मनवा लें और कुछ फैक्ट्री खोलने के लिए बात कर लें। और कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जब आए तो उन्होंने जहांगीर की ही भाषा में बात की। इनकी जो दरबारी भाषा थी वो फ़ारसी थी, तो इन्होंने उसी भाषा में फ़ारसी में बात की, तो जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित हो गए और उन्होंने इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो इंग्लिश खां है यही इंग्लिश वाले आकर जहांगीर की संतानों को ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का छोड़ेंगे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण रहा। यह सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के मध्य हुआ था। इन दोनों ने मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र और उसके कई विरोधी अंग्रेज़ों से जा मिले थे, इसलिए इसे एक बड़ा युद्ध तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कूटनीति और चालबाजी के कारण सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और वह अपनी युवावस्था में ही वीरगति को प्राप्त हो गया था। और इसी के साथ ही ब्रिटिश शासन का बंगाल में एक बड़ा प्रभाव पहुंच चुका था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। बात करें कर्नाटक युद्ध की तो मुख्य रूप से जो कर्नाटक युद्ध था वह चांदा खां या फिर जो कर्नाटक के अलग अलग शासक हुए उनकी गद्दी के लिए हो रहा था, लेकिन वास्तव में यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य था। अगला देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1774। कब लागू किया गया? यह आया था 1773 में, लेकिन लागू कब किया गया? तो 1774 में। अलीगढ़ आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां, जो कि बाद में अपने आगे के जीवन में एक प्रकार से सांप्रदायिक व्यक्ति बन गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित थे विधवा पुनर्विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में कहा जाता है कि ये बुद्धि के बहुत धनी थे। और आप जब बात करेंगे कि ज़्यादा पुनर्जागरण के काल में या फिर 19वीं शताब्दी में जो 1800 वाले सन हैं, इनमें ज़्यादा बुद्धिजीवी कहाँ पाए गए? तो ये थे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे और यहाँ पर के लोग थोड़े मध्यम वर्गीय थे, इसलिए यहाँ पर आंदोलन और क्रांतियाँ ज़्यादा हुई, चाहे वह 19वीं शताब्दी हो या फिर 20वीं शताब्दी हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में कहा जाता है कि जब ये घर से निकलते थे तो अपने पूरे कपड़ों में निकलते थे, लेकिन जब घर लौटते थे और कोई दीन दुखी मिलता था इन्हें तो ये अपना कोट उतार कर अपने कपड़े तक उन्हें देकर आ जाते थे। सती प्रथा को कानून बनाकर गैर कानूनी घोषित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने राजा राम मोहन राय की पेशकश पर, इनकी अनुशंसा पर, इनके प्रभाव में आकर सती प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा जहाँ पर महिलाओं को अगर उनका पति स्वाहा हो जाता था, उनके पति का देहांत हो जाता था, तो उन्हें भी उनकी अर्थी के साथ उनकी चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था। जब कोई महिला जलना नहीं चाहती थी तो उसे भांग या फिर किसी प्रकार का मदिरा पिलाकर नशा कराकर उसे चिता में बैठा दिया जाता था। यहाँ पर राजा राम मोहन राय का मानना यह था कि अगर एक पत्नी अपने पति के लिए सती हो रही है तो जब एक पत्नी मरती है तो उसका पति क्यों सती नहीं होता? यहाँ पर उन्होंने तथ्यों की बात की और इस प्रथा का अंत करवा दिया। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता कहा जाता है और इन्हें भारत का पितामह कहा जाता है, यानी यह हमारे भारतीय इतिहास के दादाजी हैं और भारत के पिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय भारत में ठगों का दमन करने का कार्य किसने किया? कर्नल स्लीमन। ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमन ने।
आधुनिक काल में भारत में राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण हुआ क्योंकि यह पुनर्जागरण का समय रहा। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1785 में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब डाली गई? 1853 में। और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाली गई थी। यह मुंबई से ठाणे के मध्य चली और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। आधुनिक भारत का निर्माता निम्न में से किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, जब आप भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन जैसे दो ऐसे वायसराय रहे हैं जिनका भारतीयों ने ज़्यादा विरोध किया है, और इन्होंने ही मतलब कहीं ना कहीं इनकी योजनाओं ने ही भारत पर ज़्यादा अत्याचार किए और क्रांतियों का आरंभ करने में योगदान दिया। लेकिन बात करें कि इन्होंने जो कार्य किए हैं, ये कहीं न कहीं इन्हें लगा कि ये उनके हित में कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में भारत के हित में थे। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनके समय में भारत में पहली बार ट्रेन चली, दूरसंचार शुरू हुआ, चाहे वो डाक हो, तार हो या फिर अलग अलग प्रकार के कार्य इनके समय में हुए। उसी तरह लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन तो हुआ ही, इसके साथ में पुलिस सुधार हुआ और रेलों और अलग अलग क्षेत्रों में और ज़्यादा सुधार हुए। इसलिए इन्होंने कार्य बहुत किया, लेकिन उनकी कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिनके कारण ये कभी अच्छे नहीं माने जाते हैं। भारत में डाक व्यवस्था के लिए पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? 1854 ईस्वी में। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण बम्बई से ठाणे के बीच किस वर्ष हुआ था? 1853 में। देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1819 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास का अर्थ होता है अतीत का अध्ययन, जो लिखित अध्ययन मिलता है अतीत का या फिर भूतकाल का लिखित अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिधन हास अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और जब आप इतिहास की बात करते हैं तो इसमें गुजरी ज़माने की बातें ज़्यादा होती है और सन ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप चीज़ों को लिंक बाय लिंक एक दूसरे से जोड़ते हुए याद करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से और कम समय में याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता का नहीं था? कृषि की उपेक्षा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने में निम्नलिखित में से किसका सहयोग मिला? सर जॉन सॉर। यानी कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने करवाया था? सर जॉन सॉर ने। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है? गेहूँ। नकदी फसल वे कहलाती हैं जिनसे तुरंत बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, जैसे गन्ने की फसल हुई या फिर जो फसलें जिन्हें तुरंत बेचो और पैसा मिल जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। फसलें 3 प्रकार की होती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और नकदी फसल। नकदी फसल ज़्यादातर गर्मी में बोई जाती है, लेकिन ये 12 महीने भी बोई जा सकती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कराने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को ही आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति का जनक माना जाता है और इन्हीं के समय में इन्हीं के कारण भविष्य में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जिसने भी भारत की शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा सुधार करवाए थे। अब आगे देखें तो प्रश्न आता है कि वुड का घोषणा पत्र अथवा वुड डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? 1854 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए थे, जिसे हम आगे जब हम इस अध्यायों का या फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे किस पद्धति में यह स्वीकार किया गया है कि किसान ही भूमि का वास्तविक स्वामी होना चाहिए या होता है, अतः कर भी सीधे उसी से वसूल किया जाना चाहिए। रैयतबाड़ी व्यवस्था में किसानों से सीधे कर वसूल किया जाता था। इसमें बिचौलिए या फिर मध्यस्थों का अंत कर दिया गया था। बम्बई में किसकी रिपोर्ट के आधार पर रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? बिगनट की रिपोर्ट पर। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के जन्मदाता रहे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। भारत में बहावी आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। सूर्यास्त का नियम भूराजस्व की किस व्यवस्था से संबंधित था? स्थायी बंदोबस्त। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल में बेंध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। यह कथन किसका है? D.H. बुकानन का। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन बर्ड।
स्थायी भूबंदोबस्त की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में थी? बंगाल। मद्रास के बड़ा महल जिले में रैयतबाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो। यानी रैयतबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? थॉमस मुनरो। ये थे गाइड या फिर अलग अलग 20 अलग अलग प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं बुक के ऑब्जेक्टिव जो ज़रूरी है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर। इसी तरह 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? एस.एन. सेन। इन दो प्रश्नों में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम पुस्तक वीडी सावरकर और 1857 पुस्तक एस.एन. सेन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। कहा जाता है कि वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी स्कंद की सहायता से आया था, जबकि अन्य विद्वान मानते हैं कि यह और दूसरे व्यापारी की सहायता से आया था। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, यह आया और केरल या कोचीन के शासक या फिर जो केरल वाला एरिया है यहाँ के शासक जमोरिन ने इनका बहुत स्वागत किए और ये आया और कभी नहीं गया। सर टॉमस रो कहते हैं कि जो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में 1962 में गए। सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? B.A. स्मिथ। यंग इंडिया के संपादक रहे महात्मा गांधी। यहाँ यंग इंडिया से मतलब है पत्रिका। अगर पूछेगा प्रश्न में यंग इंडिया के संपादक यानी एडिटर कौन थे, तो महात्मा गांधी, क्योंकि एक प्रश्न और बनता है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो उसका जवाब रहेगा लाला लाजपत राय। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर यंग इंडिया के आगे पुस्तक लिखा है या लेखक लिखा है तो लाला लाजपत रहेंगे, या फिर अगर यंग इंडिया के आगे संस्थापक या फिर संपादक लिखा है तो वे महात्मा गांधी रहेंगे। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। यह इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नेशनल आर्काइव कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अब आगे देखें हम दोस्तों, हिस्ट्री जो है एक बहुत टफ पेपर होता है। हालांकि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए इजी है, लेकिन जो भी हो इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। मालूम ही नहीं पड़ता कि 3 घंटे कैसे गुजर जाएंगे। इसलिए आप एक महत्वपूर्ण काम ये करें कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करें, क्योंकि बाद में कई बार हम ऑब्जेक्टिव करना भूल जाते हैं। और इसके बाद पहले ये देख ले, शुरुआती 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लें और ये देख ले कि कौन सा प्रश्न आपसे सबसे बेहतर तरीके से बनता है, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, या फिर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो। जो पहले बने उसे पहले करें। ये ना देखिए कि आपको सीरियल वाइज करना है, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव है। इसलिए जब आप शुरुआती प्रश्न सब सही करते हैं तो इससे ना आपको पॉजिटिव में मिलती है, बल्कि जांचने वाले टीचर को भी यह समझ में आता है कि इसने शुरुआती प्रश्न सही किए हैं। इससे उनके मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आगे अगर कुछ कमियां भी मिलती हैं तो वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कर्नाटक की राजधानी का नाम था अर्काट। नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण कब किया था? 18 नवंबर 1738 को। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। हॉलैंड निवासी 1606। नीदरलैंड की यह कंपनी रही। फ्रांसीसी आए 1664 में भारत आए। ये फ्रांस की कंपनी रही। हॉलैंड और फ्रांसीसी यह इनकी सरकारी कंपनी थी। यह मुख्य रूप से सरकारी विभाग के रूप में भारत में काम करने आए थे। जो विश्व के देश आज मानव अधिकार का अलाप रखते हैं, एक समय उन्होंने विश्व में इतने अत्याचार किए कि उनकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई, और आज वे खुद को ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे वे ही मानव की सबसे बुद्धिमान जाति होंगे। कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो देख ले, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। इनमें से कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप ध्यान रखें। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1744 में, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 में, और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कर्नाटक युद्ध तो हुआ था गद्दी के लिए कि कौन क्या बैठेगा, लेकिन मुख्य रूप से यह
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी किसी और को गद्दी पर बिठाना चाहते थे और अंग्रेज किसी और को, और इसमें विजय अंग्रेज़ों को मिली और इस तरह से फ्रांसीसियों का भारत से सफाया हो गया। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 में। और यह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। आपको बता दूं कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में 7 वर्षीय युद्ध हुए, 100 वर्षीय युद्ध हुए और गुलाबों का युद्ध भी इन्हीं के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? गुलाबों का युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब और बंगाल के शासक सुजा-उद-दौला शामिल थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध जब ये हार गए संयुक्त सेना, तो इन्होंने इलाहाबाद की संधि कर ली और इनमें इन्हें बहुत नुकसान हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स का समय काल कल क्या था? अगर प्रश्न आए कि वॉरेन हेस्टिंग्स कब भारत आया, तो यह 1772 में आया और कब गया? 1785 में गया। इस तरह इसका कार्यकाल भी हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कितना था? 1786 से 1793। कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 1833 के अधिनियम के द्वारा। इन दो प्रश्नों में कंफ्यूज ना हुई। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किए गए, तो उत्तर है 1813, और दूसरा प्रश्न है कि व्यापारिक अधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किए गए, तो इसका आंसर है 1833। अंग्रेज मराठा युद्ध, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं, अंग्रेजों को आंग्ल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख युद्ध थे प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1804 से 1806, चतुर्थ अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1818। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776। दोस्तों, यह जय सिंह और शिवाजी के बीच में जब युद्ध हुआ, जय सिंह जो था वह औरंगजेब का सेनापति था और वह उसकी तरफ से आया था, और इसमें शिवाजी को दबाव में संधि करनी पड़ी, और कहा जाता है कि इसी संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। वसीन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी, और चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। किस गवर्नर, जो मैसूर की बात करें तो यहाँ पर हैदर अली थे, और उनके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान रहा, जो शासनकाल में रहे। इनका शासनकाल था 1782 से 1799, और 99 में इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध करते हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान थे, ये इनके संबंध फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से भी रहे, और ये उनके जोकोबिन दल में भी शामिल थे, और इन्होंने फ्रांसीसी सेना से अपनी सेना को प्रशिक्षण भी दिलाया था, और यही बात अंग्रेज़ों को खलती थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति का अनुसरण किया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ब्लू वाटर नीति मुख्य रूप से उस नीति को कहा गया कि फ्रांसिस डी अल्मीडा का मानना था कि अगर हम जल शक्ति में या फिर हमारी नौसेना को मजबूत कर लें, तो हम सब कुछ भारत पर अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार समुद्र के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए समुद्र में शक्ति को बढ़ाना ही जरूरी है, इसलिए समुद्र में खुद को मजबूत बनाना ही ब्लू वाटर नीति थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आया? 1780। प्रमुख सिख युद्धों की बात करें तो 2 सिख युद्ध हुए हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846,
और दूसरा सिख युद्ध 1848 से 1849 के मध्य हुआ है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा 1813 से 1823 ईस्वी। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 ईस्वी। डूरंड समझौता कब हुआ था? 1893 में। दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मध्य की रेखा को कहते हैं और 1893 से खींची गई रेखा आज भी मान्य है। हालांकि यह रेखा सही रूपों और सही प्रारूपों से नहीं खींची गई थी, मतलब सही तरीके से नहीं खींची गई थी, इसलिए आज भी इस रेखा को लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान लड़ते रहते हैं। यहाँ के तालिबान जो कि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी रहते हैं और कुछ क्षेत्र अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य कभी फेंसिंग या फिर कभी बॉर्डर को बनने ही नहीं देते हैं। यहाँ तक कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हिस्से को काटकर एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करते ही रहते हैं। इस तरह से डूरंड रेखा की यह कहानी है। कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का अपहरण किया? डलहौजी की नीति थी कि किसी तरह राज्य को हड़प लिया जाए और यह अलग अलग तरीक़ों से हड़पता था। जैसे कि झांसी को इन्होंने संतानहीन या फिर दत्तक पुत्र के नाम से हड़पा, वही सतारा को भी इन्होंने 1848 में अलग तरीके से हड़प दिया, नागपुर को भी इसी तरह, और अवध को इन्होंने कुशासन का आरोप में हड़पा था। और इन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ के जो शासक नाने साहब हैं वे सही से चला नहीं रहे शासन को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। वही कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ होने वाला स्थान है मेरठ, और इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अलग अलग कारण थे, जैसे कि झांसी की रानी का अपने झांसी को आज़ाद कराने या फिर अंग्रेज़ों को वहाँ से मार भगाने का था। अवध के जो शासक थे उनका भी अपने राज्य को पुनः प्राप्त करना था। इसी तरह 1857 की क्रांति में जो भी युद्ध हुए, जो भी संग्राम हुए, वह अपने अपनी लड़ाई के लिए था, अपनी अपनी आज़ादी के लिए था। इसे कहा जा सकता है कि एक प्रकार से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए था, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से एक राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं था। जैसे कि जो 1906 जहाँ पर कहा गया था कि हम भारत को 100 शासन दिलाएंगे, या फिर 1827 में, माफ़ कीजिए 1927 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने कहा था कि अब भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए। इस तरह की मांगें 1857 में नहीं उठी थी, यह अपनी अपनी आज़ादी के लिए थी। लेकिन एक बात थी कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इससे पहले इतना भीषण विरोध अंग्रेज़ों का कभी नहीं हुआ था इतने बड़े स्तर पर। दोस्तों, राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत बिहार में है। वहीं बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित रही। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे, और इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वह था मणिकर्णिका। भारतीय पुनर्जागरण के जनक रहे राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1773 में हुआ था और इनकी मृत्यु विंस्टन जर्मनी में हुई थी। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 4 दिसंबर 1829 को इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूलशंकर था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। कुटीर उद्योग के विनाश के परिणाम क्या निकले? भारत का औद्योगिकीकरण हुआ। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही यह बताया था कि किस तरह से अंग्रेज भारत का धन हमसे लूट कर ले जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी को भारतीय इतिहास का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, और इन्हें ही ज़्यादातर इतिहासकार भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ना भी चाहें तो आप इसे तभी पढ़ सकते हैं जब आप इसे इमेजिन करने लगे। किसी भी चीज़ को खुद से जोड़कर या फिर किसी न किसी लिंक से जोड़कर देखेंगे तो आप इन्हें थोड़ा जल्दी याद कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। विख्यात सूफी संत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं
कल मैं चालाक था इसीलिए दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। लियो टॉल्स्टॉय या महात्मा गांधी भी इसी तरह के विचार रखते हैं और वे लोग भी कहते हैं अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत स्वयं से करें। अगर आप स्वयं को बदलते हैं तो आप पाएंगे कि दुनिया भी बदलती नज़र आ रही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।